हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। देखिए यूनिट नंबर सेकेंड की बात करेंगे। आज हम पूरा का पूरा इकाई नंबर 2 देखेंगे। तो क्लास 10th का यूनिट नंबर सेकेंड देखेंगे। क्लास 10 का यूनिट नंबर सेकेंड जो कि हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। पहले भी मैंने आपको मार्किंग सिस्टम बता रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ना, यूनिट नंबर 2 है, इकाई नंबर 2 है। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, ध्यान से समझिएगा। एक निर्देशांक ज्यामिति आता है और एक आता है आलेख। ठीक है, तो एक निर्देशांक ज्यामिति है पहला चैप्टर, और इसके अंतर्गत एक दूसरा चैप्टर जो है वो है आलेख है, ग्राफ जिसको कहते हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं। दोनों के मिला के कुल 8 अंक के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। पहले भी बता दिया था, अभी फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कुल जो टोटल मार्क्स जो आपके पेपर में आने वाले हैं इस यूनिट से, वो रहेगा 8 मार्क्स। ठीक है, और अगर टोटल जो प्रश्न की बात करेंगे, कुल प्रश्न कितने आएंगे, कितने क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बनने वाले हैं, तो टोटल 4 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ आने वाले हैं। तो इस इकाई से जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, एक निर्देशांक ज्यामिति और एक आलेख है, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो भी जो है बिल्कुल फॉलो कीजिए हमको, हम पूरी तरह से आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब समझ आ जाएगा, और क्वेश्चन जो है सेम तो रहता ही है। ठीक है, तो सीजी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। और आपका एग्जाम जो है, आगामी एग्जाम होने वाला है, बस उसी सीरीज में हम पूरा का पूरा एक एक बार में, एक एक वीडियो में एक एक इकाई को कंप्लीट करते जाएंगे, जिससे क्या होगा ना, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा रिवीजन। अभी तक आपने अगर एक भी जो है पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप जो है यहाँ पे पूरा सीख के जाएंगे। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति और आलेख 2 चैप्टर हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 6 है, आपकी बुक में जब आप देखेंगे तो ये चैप्टर 6 है, और ये आलेख जो है चैप्टर 7 है। तो ओवरऑल सबसे पहले पूरा जो है आपका एग्जाम स्कीम समझ लिया आपने। क्या है, इकाई नंबर 2 गणित का जो है कक्षा 10वीं का इकाई नंबर 2, जहां पे निर्देशांक ज्यामिति इकाई का नाम है। इसके अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं, अध्याय नंबर 6 और अध्याय नंबर 7। ठीक है, अध्याय 6 जो है क्या है, ये अध्याय 6 जो है वो है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आलेख ग्राफ जो है अध्याय 7 है। इसमें से अगर कुल प्रश्न की बात करें, कुल अंक की बात करें, तो कुल अंक आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में जो है 8 अंक के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। मतलब इस इकाई को अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो 8 नंबर आपका पक्का है। और मैं यहाँ गारंटी देता हूँ, अगर आप हमें देख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, तो यहाँ अगर आप सीख के जा रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ छूटेगा ही नहीं एग्जाम में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और आपका एज इट इज वही क्वेश्चन आएगा, और आप पेपर में बहुत आसानी से हल करके आएंगे, देखिएगा। ठीक है, कुल प्रश्न की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो पूरा ओवरऑल इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना ही बैठना है। इतने मेहनत से जो है हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप भी अगर आप पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं तो कॉपी और जो है पेन लेके बैठिएगा। पूरा हर एक यूनिट का मैं आपको बताते जाऊंगा। ये जो है यहाँ पे जो है इससे पहले भी मैंने क्लासेस आपको दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जा करके देखिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। मैं सीधे इकाई नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको गणित के पेपर में, चाहे आप कितने होशियार हो, चाहे आप कितने भी आप अपने आप को वीक स्टूडेंट समझते हो, लेकिन जो यूनिट नंबर 2 है ना, वहां से जरूर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको ये पूरे भर के नंबर देगा। ठीक है, तो चैप्टर 6 की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, और इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 6 हमारा निर्देशांक ज्यामिति है। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा तो टेंशन नहीं लेना है आपको। निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो हम देखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो भी मैं बताऊंगा। किस तरह के प्रश्नों को आपको अच्छे से देख करके जाना है वो भी मैं बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में अगर बात करें तो सबसे पहले हमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कार्तीय पद्धति। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम जिसको कहते हैं, कार्तीय पद्धति। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी यहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी आसान रहने वाला है। तो दोनों मीडियम को लेकर के चल रहा हूँ, दोनों बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं। भाई, ये कार्तीय पद्धति आखिर होता क्या है? तो इस पद्धति के जो जन्मदाता है, कह सकते हैं, एक गणितज्ञ रहे हैं, फ्रांसीसी गणितज्ञ। ठीक है, नाम उनका क्या है, रेने
देकार्ते। ये आपकी जानकारी के लिए पेपर में कभी इससे प्रश्न नहीं बनता, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कार्ती पद्धति रेने देकार्ते नाम के एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ने दिया था इस पद्धति को, ठीक है। और इस पद्धति के हिसाब से जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पहले समझिएगा जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, और नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना किसी भी सरफेस को, किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल को 4 इस तरह से भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये समतल है, मान लो ये बोर्ड एक समतल है, किसी भी जगह आपका रूम ले सकते हो, आपका किसी भी आपका पूरा शहर को भी आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, हर चीज को इस तरह से डिवाइड करके आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इन्होंने कहा था। अब इसमें देखिएगा दो अक्ष आपको दिखाई देंगे। ये जो है ना, ये है क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, या इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो दोनों जो लाइन है ना, दोनों जो रेखा, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करते हैं उस कटान बिंदु को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही मूल बिंदु कहा जाता है। इसी बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको मूल बिंदु कहेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसको ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते जा रहा हूँ। ये जो है ना क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों का जो कटान बिंदु होता है, दोनों एक दूसरे पे जहाँ पे काटते हैं, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो मूल बिंदु है ना, इसका जो मान होता है 0 0 लिया जाता है, एक्स पे भी 0 और वाई पे भी 0। इसका मतलब यहीं से जो है यहाँ पे क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का जो है यहाँ पे मापन चालू होता है, समझ रहे हो ना, यही मूल बिंदु है। तो यहाँ पे आपको इतना चीज समझ आया, ठीक। अब ये जो सरफेस है ना, कुछ और चीज इसको समझो। ये सरफेस है, इसको हमने क्या किया, जब 2 लाइन काटे हमने, 2 लाइन ऐसी, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जब हमने ड्रॉ किया तो ये 4 भागों में बढ़ गया। ये पहला भाग आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा भाग दिख रहा होगा, ये तीसरा भाग है, और इधर जो है आपका चौथा भाग है, ठीक है। ये जो 4 भागों में बटा, 4 पार्ट्स में जो डिवाइड हुए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, समझ आ रहा है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। या आप कह सकते हो फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो प्रथम चतुर्थांश इसी को कहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक। क्षैतिज रेखा को मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, लो भाई, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये जो दूसरा नंबर दिख रहा है वो हमारा क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये थर्ड नंबर का जो दिख रहा है, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और ये जो लास्ट दिख रहा है, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश, इसी को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एकदम अच्छे से बारीक से समझते जाइए कि एक भी क्वेश्चन चाहे बुक से रिलेटेड हो ना हो, चाहे पहले कभी प्रश्न में पूछा गया हो ना पूछा गया हो, आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ना आपके 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ चीजें जो मैं बता देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे जो हमारा क्षैतिज रेखा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? क्षैतिज रेखा, शॉर्ट में लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्स डैश से दर्शाते हैं, समझते जाइएगा। एक्स एक्स डैश से मतलब इधर मैं एक्स कर दिया, इधर जो है एक्स डैश कर दिया, ठीक है। एक्स एक्स डैश से दर्शाते हैं, ठीक। वैसी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई वाई डैश से। तो ये हमारा क्या होगा? वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। तो वाई वाई डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन को, और जो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास 2 अक्ष बन करके आते हैं, 2 एक्सिस बन करके आते हैं। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन है उसको कहते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष। तो 2 अक्ष हमारे पास बन करके आते हैं, एक होता है जो है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष।
तो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम था, कार्तीय पद्धति था, जिसको रेने दकार्ते नाम के फ्रांसीसी गणितज्ञ ने दिया था। और अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन का मान कितना होता है, 0 0 होता है, याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, तो ये ना इतना अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है ना, तो आगे बहुत आसान होने वाला है। ठीक, अब x डैश और y डैश जहां पर मिलते हैं उसके कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, x डैश और y डैश जहां पे मिलते हैं उस कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उसका जो नाम है वो मूल बिंदु या ओरिजिन या ओ से दर्शाते हैं। और इसको जो है, इसका जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो 0 0 होता है। मतलब x में 0 और y में भी 0 होता है। यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक समझने के बाद जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल, अगर ये क्लास जो है ना 1.5-2 घंटे का बन रहा है, 2 घंटे अगर आपने समय देते हैं पूरा सफाचट, समझ रहे हो ना क्या? ये जो यूनिट नंबर 2 है पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह से आपका यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। समझ गए? चलिए अब आते हैं यहाँ पे। हमने बात किया भाई 2 अक्ष हमारे पास हैं। ठीक है, एक है x अक्ष और एक है हमारे पास क्या, y अक्ष। ठीक, तो इसको हम x डैश से दर्शाते हैं, इसको y और y डैश से दर्शाते हैं। तो यहां तक का पूरा समझ आया। अब देखिए x डैश और y डैश में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, छोटा लिख रहा हूं थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ बतानी है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, अर्थात चतुर्थांश है। इतना तो समझ चुके हो आप। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु कटान बिंदु है, जिसको O से दर्शाते हैं और इसका मान 0 0 होता है, ये भी आपको पता है। इतनी अब कॉन्सेप्ट जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको 0 0 से दर्शाते हैं। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे एक बात और बता देता हूं, अगर यहाँ पे इस तरह से कोई बिंदु का निर्देशांक लिखा है, जैसे कि 3 5, तो ये जो है ना, पहला नंबर जो है x के मान को बताता है और दूसरा नंबर ना y के मान को बताता है। इसका भी डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, कोटिभुज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे समझ आया, पहला नंबर जो है x को और दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। ठीक, अब देखिए पहले चतुर्थांश में अगर बात करें हम लोग, तो पहले चतुर्थांश में x का मान धनात्मक और y का मान भी धनात्मक होता है, इधर धनात्मक इधर धनात्मक। ठीक है, अगर हम एक तरह से नंबरिंग करें यहाँ, तो एक एक अगर कॉलम है, एक एक खंड है, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा कभी ना कभी, तो एक एक खंड को अगर हम एक एक वैल्यू मानते हैं, तो 0 से 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, आगे नहीं, आगे जितना भी जा सकता है, हम अभी यहीं तक लेते हैं। वैसे इधर भी जब हम अपने ये मूल बिंदु के बाईं तरफ चलेंगे ना, बाईं तरफ, तो यहाँ पे जो है माइनस में लिखाते जाता है, 2 हो गया, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। वैसे ये मूल बिंदु के ऊपर जब जाते हैं, तो ये जो धन में लिखाता है धनात्मक मान आता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। और जब मूल बिंदु के, इसी मूल बिंदु के नीचे की तरफ जब आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से ये माइनस में लिखाता है मान। ठीक है, तो -2 -3 -4 -5 -6। तो समझ आया? एक जब मूल बिंदु अगर हम ऐसे खड़े हैं, तो हमारा जो दाहिना हाथ है वो क्या होगा, धनात्मक, और बायां हाथ ऋणात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक। ठीक है, तो ये इस तरह से मान लिख सकते हो आप। कोई जरूरी नहीं 1 2 ही हो, 10 20 30 40, एक खंड को आप कितना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब मैं यहाँ बताना क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं प्रथम चतुर्थांश में बोलूं x और y का क्या मान होगा, तो x का मान धनात्मक होता है, देखिए 1 2 3 4, और y का मान भी क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब प्लस प्लस होता है फर्स्ट चतुर्थांश में। क्लियर हुआ? फर्स्ट चतुर्थांश की बात करेंगे प्लस प्लस होता है। सेकेंड जो चतुर्थांश की बात करें, सेकेंड चतुर्थांश, उसमें क्या होगा, x का मान ऋणात्मक होता है लेकिन y का मान धनात्मक, मतलब माइनस प्लस होगा। थर्ड जो चतुर्थांश क्वाड्रेंट की बात करें, तो x का मान ऋणात्मक और y का भी मान ऋणात्मक, मतलब ऋण और ऋण होता है तीसरे चतुर्थांश में। वहीं चौथे चतुर्थांश की बात करें, तो x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है। तो प्लस 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 माइनस, सॉरी माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, ये होता है। चारों चतुर्थांश के मान आपको रटने नहीं है, आपको समझ लेने। मैंने किस तरह से बताया, बस उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप जो है इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। आगे और कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो भी थोड़ा देखते हैं हम। क्वेश्चन का एक काम करेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन तो है लास्ट में हम कर लेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन का डिस्कशन लास्ट में कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को पूरा, इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इतना समझ आ गया, ठीक। आइए नोट डाउन कर लिया आपने, हाँ भाई। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हमारे पास इस तरह का एक जो है कार्तीय पद्धति के हिसाब से हमारे पास एक नंबर मैं यहाँ लिख दिया, सपोज यहाँ ये 2 और ये 3, देखिए 2 के सीध में है और इधर 3 के सीध में है, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम मान लो मैं रखता हूं क्या, ए हमारे पास एक बिंदु है, दिख रहा होगा, हालांकि थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। x का मान 2 है और y का मान क्या है, 3 है। तो इसका निर्देशांक कितना होगा, तो 2 फिर क्या लिखेंगे, कॉमा करके 3 लिखेंगे, ठीक। x का मान 2 और y का मान 3, ठीक। अब समझिए यहाँ पे अगर मैं बिंदु निर्देशांक हमारे पास a है जिसका 2 और 3 हमने निर्देशांक लिखा है, तो ये जो पहला लेटर लिखा होता है, सॉरी पहला अक्षर या पहला अंक लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, वो पहला अंक जो होता है वो होता है क्या, भुज, एब्सिसा, ठीक है। इसको इंग्लिश में एब्सिसा कहेंगे या भुज कहेंगे। तो ये होता है भुज, मतलब y का वैल्यू, ठीक है, ठीक, समझ आया, ठीक। दूसरे में अगर आते हैं, दूसरा जो मान है यहाँ पे जो 3 लिखा है, 2 तो क्या है, समझ आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं कोटि। पेपर में ये भी पूछा जा चुका है कि भाई जो बिंदु हमको दिया है, मान लो बिंदु x दिया, उसका निर्देशांक 7 और 2 है, ठीक है। तो उसमें कौन सा कोटि और कौन सा जो है भुज है, ये आपको कभी कभी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कोटि है कौन भुज है। तो भुज क्या हो गया, समझ आ गया, एब्सिसा। और ये कोटि जो y का मान है वो कोटि होता है जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक, समझ आया। तो चलिए क्लियर हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ एक बिंदु हमारे पास यहाँ है, जैसे ये हो गया ऋण 3 और ऋण 3, ठीक है। बिंदु मान लो B है, इसका निर्देशांक x में ऋण 3 है और y में भी अगर हम जाते हैं तो ऋण 3 है, मतलब ये ऋण 3 है, माइनस माइनस थर्ड चतुर्थांश में होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बिंदु जो B है उसका निर्देशांक ऋण 3 और ऋण 3 है, तो इसमें कौन सा जो है भुज है, भुज ये है ऋण 3, ठीक है। जो पहला यहाँ पे अंक लिखा है वो भुज है, एब्सिसा जिसको बोलते हैं, ठीक। और ये जो ऋण 3 आपको दिख रहा है वो क्या है, ऑर्डिनेट है, अर्थात कोटि है। तो भुज और कोटि पहचानना आपको आगे अच्छे से, पेपर में ये भी पूछा जा चुका है, एक एक अंक के सवाल आते हैं, हालांकि बहुत सरल रहते हैं, लेकिन अगर आपने इसको अगर स्किप कर दिया तो आपके लिए बहुत वहां पे कठिन हो जाएगा। तो समझ आए क्या है ये एब्सिसा और जो है हमारा ऑर्डिनेट क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि मान लो हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु हमारे पास सपोज क्या है, P है, बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है, 4 ऋण 5 है। तब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास बिंदु P है जिसका निर्देशांक 4 और ऋण 5 है। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि यहाँ पे भुज कितना है, ठीक है, और कोटि कितना है, ठीक है, एब्सिसा कितना है इसका, ठीक, और ऑर्डिनेट कितना है। पहला सवाल ये हो गया आपके लिए, ठीक है, बताते जाइएगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो बिंदु है P वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में, कौन से चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में ये जो बिंदु है वो लाई करेगा, स्थित रहेगा, बताइएगा किस चतुर्थांश में है, ये भी आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे आपके सामने 3 तरह के प्रश्न बस मैंने रख दिए हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे भुज जो है क्या होगा बच्चों, आई होप आपने अगर शुरू से देखा होगा, अच्छे से समझ आया होगा आपको, तो आप जरूर इसका आंसर कर पाएंगे कि भुज भाई यहाँ पे है 4, पहला आंसर हमारा होगा। कोटि की बात करें तो कोटि ऋण 5 है, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर जो किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, जब हम इस बिंदु को देखेंगे ध्यान से तो एक प्लस है और दूसरा वाला माइनस है। प्लस माइनस किस में होता है प्यारे बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में क्या होता है बताइए, चौथे में क्या होता है,
प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस और माइनस मतलब x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थांश में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आप यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट जो है आंसर देंगे। समझ आया पूरा जी? तो जितना आपने कॉन्सेप्ट अभी सीखा उसका एक जो है मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। ठीक है, अब आप जो है ना इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये जो है ना इस अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपका जो है एक्सरसाइज 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ नहीं कराऊंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खाली वही कराते जाऊंगा, इसलिए आपका टाइम भी बहुत बचेगा इससे, और आपका जो है प्रिपरेशन भी नंबर 1 हो जाएगा। मतलब अगर अभी तक आपने पढ़ाई चालू नहीं भी किया है और आज से अगर पढ़ रहे हैं ना तो भी आपका प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आया। एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट इसी ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत तगड़ा आपको काम आने वाला है। कहीं भी जब आप ग्राफ पढ़ेंगे, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे, आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमने एक क्या ले लिया है यहाँ पे हमने ले लिया है पूरा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें जब हम देखेंगे ध्यान से हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लिया है। ठीक है, ये हमारा जो है मूल बिंदु है, यहाँ इतना तो आप जानते हैं, मूल बिंदु जिसको O कहते हैं, और इसका निर्देशांक 0 0 होता है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं, ठीक है, सपोज यहाँ 1 2 3 है, वैसे इधर -1 -2 -3 है, इधर 1 2 3 है, और इधर -1 -2 -3 है। सपोज हम 3 तक ही लेते हैं ऐसे समझने के लिए, उदाहरण के तौर पर। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ बिंदु यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, अगर मैं कहता हूं कि भाई ये बिंदु मान लो यहाँ है तो आप बोलोगे चौथे चतुर्थांश में, कोई बिंदु यहाँ है तो आप बोलोगे सर पहले चतुर्थांश में, कोई बिंदु यहाँ है तो आप कहोगे सर ये तो दूसरे चतुर्थांश में, कोई बिंदु यहाँ है तो आप कहोगे सर ये तीसरे चतुर्थांश में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु ड्रॉ करूं, अब मैं बोलूं कि ये बिंदु जो है यहाँ बैठा है एक बिंदु, एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट P, इसका मान कितना होगा? इस पॉइंट P का मान कितना होगा मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर x में ये 2 तक गया है, x में कहां तक गया है? 2 तक गया है, लेकिन y में तो कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया नीचे गया है, तो y का मान क्या हो जाएगा? 0। यही प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम क्या है Q, तो इसका मान कितना होगा, इसका निर्देशांक कितना होगा? आप कहोगे सर x में तो कहीं नहीं गया है, अगल बगल कहीं नहीं गया है, देखिए यहाँ पे खड़ा है ना, अगल बगल कहीं नहीं गया है, तो x में है 0 मतलब कहीं नहीं गया, वो इधर उधर कहीं नहीं गया, और y में जो कुछ नंबर तक गया है ये है क्या? 3। अब ये बिंदु जो P और Q आपको दिख रहे होंगे, 2 बिंदु मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, दोनों बिंदु जो है कहां पर स्थित है? अक्ष में स्थित है। P बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित है और Q बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित है। ये बात क्लियर हुआ क्या? तो P बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है, ठीक, उसका निर्देशांक आप देख रहे हो कि x का मान तो है लेकिन y का मान नहीं है, y का मान 0 है। वैसे जब Q बिंदु को आप ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि x में तो कोई मान ही नहीं है, x में तो कोई मान ही नहीं है, y का कुछ मान यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई बिंदु x एक्सिस पर हो, x अक्ष पर हो, when a point is lie on the x axis, then the वैल्यू या उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, ठीक है, वो कितना होगा? अगर x एक्सिस पर है, समझिएगा, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक होगा कुछ x में कुछ मान होगा, y में मान 0 होगा। y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, तो उसका निर्देशांक कितना होगा? उसका निर्देशांक तो x में कुछ भी नहीं होगा मतलब 0 होगा, y में कुछ होगा 1 2 3 4 5 6 7 10 जो भी होगा, लेकिन y में कुछ होगा, x में 0 होगा। वैसे यहाँ पे x में रहेगा तो x में कुछ होगा, y में 0 होगा। ये बात आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी है। मैं यहाँ इस जो ग्राफ के माध्यम से यही बताने वाला था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतने कॉन्सेप्ट से आप जो पहला एक्सरसाइज बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है। भले आप हमें यहाँ पे 1 घंटा दे रहे हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे में आप जो है ना बहुत चीज सीख करके जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपने साल भर जो चीजें यहाँ पे स्कूल में जा करके या किसी और कोचिंग में जा करके नहीं सीखा हो, आज यहाँ पे एग्जाम के प्रेशर की वजह से आप सीख जाए, ठीक है। और आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा A to Z कॉन्सेप्ट को पहले सीख लेंगे, उसके बाद देन आफ्टर हम जो है आगे जो है प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो है दो बिंदुओं के बीच दूरी, बिंदुओं के बीच दूरी। तो ये हेडिंग डाल के अब जो है इसका फॉर्मूला हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सीखते हैं। तो बिंदुओं के बीच दूरी, ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी होगी वो हमको निकालना है, समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूं जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज ये हमारा एक बिंदु है और ये हमारा क्या है, दूसरा बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु हमारे पास A है जिसका निर्देशांक पता नहीं कुछ भी होगा, ठीक है। सपोज x1 और y1 ले लिए, हो सकता है यहाँ पे 3, 5, 7, 8 जो भी लिखा हो, हमने यहाँ पे x1 y1 लिख दिया, उसको x1 y1 मान लेंगे। दूसरा जो बिंदु हमारे पास B है, B उसका निर्देशांक मान लो आपका क्या है, x2 और y2 है, ठीक है। ये x2 y2 x1 y1 क्या है, समझ आ रहा है ना, वो कुछ भी मान हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 लिया है, ठीक। हो सकता है यहाँ आपको 5, 7 दिखाई दे, यहाँ 3, 4 दिखाई दे, जो भी हो सकता है। तो x2 का मान 3, y2 का मान 4 ले लेना, x1 का मान 5 और y1 का मान 7 ले लेना, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, दो बिंदु है A और B, इनके बीच की दूरी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, AB निकालना है। तो दूरी का सूत्र याद रखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के मध्य दूरी डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच दूरी डिस्टेंस कितना होगा, A और B के बीच की दूरी AB होगी। तो AB बराबर वर्गमूल लगा करके आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखते हैं, वर्गमूल लगा करके फिर आपको छोटा ब्रैकेट लगाना है और y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1, किसी को भी पहले लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे x2 माइनस x1 कर दिया आपने, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे वैल्यू है, जो मान है, वो वर्गमूल के अंदर में रहेगा। ये इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाता है एकदम अच्छे से। इसको तो पहले आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है, रट्टा मार लेना इन द सेंस, यहाँ पे मैंने तो आपको सिखा भी दिया है कि आपको कैसे ये वैल्यू आया है, ठीक है। तो ये याद रखने में बहुत आसानी होगा, बहुत हेल्पफुल होगा इस डायग्राम को अगर आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं। तो हाँ भाई, हमारे पास इस तरह का सर ने डायग्राम बताया था और वहां पे जो है सूत्र हमारा आया था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूरी का सूत्र। अगर आपका दूरी का सूत्र पता है ना, कई सारे क्वेश्चन आप बना दोगे, देखना आगे जो है क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा कई सारे क्वेश्चन कह रहा हूँ, ठीक। सपोज A का मान क्या है, 4 और 3 है, A का निर्देशांक 4 और 3 है, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे B का मान ले लेते हैं, सपोज 2 और 1 है, ठीक है। बिंदु हमारे पास A का मान 4, 3 और B का मान 2, 1 है। अब क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई एक हमारे पास दो बिंदु है, A जिसका मान 4, 3 है और B 2, 1 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के दिखाओ। तो देखो कितना आसान सा तरीका है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे जब, तो AB बराबर हमको पता है सूत्र होता है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। हम लगा देते हैं वर्गमूल के अंदर में लिखते हैं x2 के जगह में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 डाल दो भाई, माइनस वो x1 कितना है, 4 है, तो 4 डाल दो भाई और पूरे का क्या कर दो, वर्ग कर दो, प्लस y2 कितना है, y2 है 1 कर दिया आपने, और y1 कितना है 3 और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, स्क्वायर लगा दिया। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा के रखना है, वर्गमूल लगा करके लिखना है। जब 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आएगा आंसर और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 ऋण 3 करेंगे तो ऋण 2 आंसर आएगा और इसका भी क्या कर दोगे, स्क्वायर, क्योंकि वर्ग को लगा ही है सूत्र में। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो 4 ही आएगा डेफिनेटली, वैसे ऋण 2 का फिर से वर्ग करेंगे 4 ही आएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
8 हो जाएगा। और 8 में से अगर कोई चीज बाहर निकल रहा है तो निकाल लीजिएगा, वर्गमूल से बाहर निकाल सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 2, और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा बाहर, और ये 2 जो है अंदर रह जाएगा, तो 2 वर्गमूल 2, ये क्या होगा, इसका दूरी होगा, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी होगी। ये मैंने आपको हल करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया पूरा, ठीक। यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हमारे पास यहाँ से आंसर देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 4 और 4 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अब 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2√2 या 2√2 जो है यहाँ पे आंसर आने वाला है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी ये रहने वाली है, ठीक। यहां तक समझ आया। चलिए आगे और बढ़ते हैं, ठीक। अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना, समझ आया। चलिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया, है ना। चलिए अब आगे आते हैं। आगे कॉन्सेप्ट हमारा है ढाल या प्रवणता, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालिएगा, ढाल या प्रवणता, जिसको इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। स्लोप ऑफ द इंटरवल या स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, ये कह सकते हो, स्लोप ऑफ द इंटरवल, ठीक है। ये स्लोप की बात करेंगे हम, ढाल कितना है। जैसे एक रेखा हमारे पास ये है, फिर से वही रेखा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ढाल दिखाई दे रहा है, ये ढलान। ए का मान, बी का मान क्या लेते हैं पता है ना, ए का मान x1 y1 ले लिए, ठीक है, बी का मान ले लिया x2 y2, ये हमने ले लिया, ठीक। अब ढाल या प्रवणता का अगर आप सूत्र यहाँ पे देखो तो क्या होता है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ए बी की ढाल अगर मैं बोलूं, ए बी की ढाल या स्लोप की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है, y2 माइनस y1। देखिए याद भी रखिएगा इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ढाल या प्रवणता का सूत्र है, ग्रेडियंट या स्लोप का सूत्र है। इसको आप अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। तो दो सूत्र अभी मैं याद करने बोला हूं, एक तो दूरी का सूत्र जो इससे पहले मैंने बताया, और ये जो ढाल या प्रवणता का सूत्र आपको याद कर लेना है। ढाल या प्रवणता को m से दर्शाते हैं, y = mx + c होता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप ढाल या प्रवणता का सूत्र यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगर यही जो है यहाँ पे अगर कोई कोण दे दे हमको, ठीक है, कोई कोण दे दे, जैसे यहाँ पे थीटा है, ठीक है, थीटा कोण से ये उठा हुआ है, देखिए जमीनी है, ठीक है, 36 से कितना उठा हुआ है रेखा, तो थीटा कोण से। तो यहीं पे सूत्र में और थोड़ा एक चीज जुड़ जाता है, जो आपके 10th क्लास में काम नहीं आएगा, लेकिन हायर स्टडी में आगे जब आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, या CBSE वाला जब आप क्लास का बुक देखोगे तब आपको काम आएगा। तो इसी का ढाल या प्रवणता का सूत्र हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर tan थीटा। इसका मतलब है ढाल जो है, ढाल का दो सूत्र होता है, एक तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दूसरा सूत्र जो है ये होता है tan थीटा। ये सूत्र कब हम लोग उपयोग करेंगे, जब हमको थीटा का मान दिया होगा, कोण का मान दिया होगा, कितने कोण से जो रेखा है वो उठा है, तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अदरवाइज हमारे पास अगर दो रेखाओं का निर्देशांक दिया है, दो बिंदुओं का अगर निर्देशांक दिया है, तो हम उसका मान पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ढाल या प्रवणता का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे ए की जगह में उसका मान दिया रहेगा, बी की जगह में उसका मान दिया रहेगा, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट बच गया, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारा जो है आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। उसके बाद ना कोई भी ना तो सूत्र है ना तो कुछ यहाँ पे बच जाएगा आपका। कोई भी क्वेश्चन आप हल करोगे, देखना जितना मैंने आपको पढ़ाया अगर आपने नोट डाउन किया, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही चीजें आपके सामने आएंगी, और आप बहुत आसानी से उसको हल करते जाओगे, अगर आप सीरियसली आपने अगर पढ़ाई किया तो, ठीक है। टाइम पास के तौर पर अगर आप खोल के बैठ गए तो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो सीरियसली अगर आपने पढ़ाई किया तो आप जरूर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है,
आज के यहाँ पे देखिए, आज के इस चैप्टर का जो है लास्ट कॉन्सेप्ट है अंतःखंड। अंतःखंड को कहते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्शन भी कहते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट या इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्शन या इंटरसेप्ट पॉइंट, इंटरसेप्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंसर्ट इंटरसेप्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। ये होता है अंतःखंड। अब ये अंतःखंड क्या चीज है भाई, इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो एक सरल रेखा का ना जो मानक समीकरण होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन या मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन या मानक समीकरण जो होता है ना रेखा का, किसका, रेखा का मानक समीकरण, रेखा का मानक समीकरण जो होता है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये आपको पता होना चाहिए, आगे कभी ना कभी आपको काम आएगा अगर आप मैथ्स लेके पढ़ते हैं तो ये जो मानक समीकरण है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। ये जो m है वो कुछ अलग चीज दिख रहा है आपको, और ये जो c जो है वो नया चीज दिख रहा है। बाकी y और x का मान तो आप जानते हो, बिंदु में उसका निर्देशांक दिया रहता है y और x का, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे m और x जो दिख रहा है वो क्या है, तो y इज इक्वल टू जब हम एम एक्स प्लस सी लिखते हैं तो यहाँ जो m दिख रहा है वो ढाल होता है, जिसको स्लोप कहते हैं, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने आपको बताया, ठीक है, ढाल या स्लोप है। और यहाँ पे जो c दिखाई दे रहा है ना, c यही अंतःखंड है, इसको बोलेंगे क्योंकि y का समीकरण है, y इधर है, इसलिए y अक्ष से अंतःखंड बोलते हैं इसको, y अक्ष से अंतःखंड। समझ आ रहा है बात, ठीक है। यही अगर हम इसको ऐसा लिख दें x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, तो यहाँ पे जो c होगा ना x अक्ष से अंतःखंड कहलाएगा, x अक्ष से अंतःखंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ आया पूरा। तो यहाँ पे अंतःखंड क्या होता है, ये जो c का मान होता है, ये स्टैंडर्ड समीकरण आपको बहुत काम का चीज है ना, इससे तुलना करेंगे क्योंकि हम आगे, ठीक है। तो इससे हम आगे जो प्रश्न बनाएंगे तो तुलना करेंगे, ये मानक समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसी से तुलना करके जो है हम आगे सवाल बनाएंगे। तो आपको जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि रेखा का मानक समीकरण क्या होता है। इसमें m को जो है ढाल या स्लोप कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, x जो है निर्देशांक है और y भी निर्देशांक है। कोई बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, आपको पता है, x निर्देशांक y निर्देशांक। बार बार मैं शुरू से बताते जा रहा हूँ, अगर 3 ऋण 5 है तो यहाँ पे ये x का मान है, और ये जो ऋण 5 है वो y का मान है ना। तो ये x और y तो आपको मिल जाएगा उस बिंदु में, लेकिन ये m और c क्या है, तो m जो है ढाल या प्रवणता या स्लोप है, और c जो है उसी को इंटरसेप्शन पॉइंट या इंटरसेप्ट या अंतःखंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्लास क्या, हम सीधा सीधा एक क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक हो सकता है एक ही वीडियो में मैं आपको सभी चीजें प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट, अगला जो हम क्लास आपको देंगे, या हो सकता है मैं सभी का क्लास को मर्ज करके एक साथ एक वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करूं यहाँ, तो वो जो रहेगा ना आपका क्वेश्चन रहने वाला है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो है इस बात को समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद यहाँ ना 1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन, ठीक, और 2 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, सीधा पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, साफ साफ आप नोट डाउन कर लीजिए। और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और 4 अंक का जो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें आपको अथवा मिलेगा, अथवा मतलब आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेगा, और का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो अथवा रहेगा आपको, और अथवा मतलब समझ रहे हो ना, 4 अंक का सवाल आएगा, उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, या तो आप ऊपर वाला बनाओ या तो नीचे वाला बनाओ, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन रहेगा या नीचे वाला क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन जो है अध्याय 6 से रहेगा, चैप्टर 6 से, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने भी बताया, और एक क्वेश्चन अध्याय 7 से, चैप्टर 7 से रहेगा। तो 4 अंक के सवाल तो अगर आप ग्राफ में बनाना चाहते हैं तो चैप्टर 7 पकड़ लीजिएगा, चैप्टर 7 बहुत आसान है, उसका भी सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ना क्लास लंबा हो जाता है, इसलिए हम क्या है इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे, या तो आप जो है ना
सीधा मर्ज करके भी मैं वीडियो दे सकता हूँ आपको। तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। हो सकता है क्लास आपको एक साथ मिले इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, या तो आपको जो है अलग अलग क्लासेस भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके भी दे सकता हूँ क्लास जो है, ठीक है। तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के, जो आपके पेपर में एज इट इज आने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जितना भी हम यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भाई यहाँ पे किसी भी तरह का हेजिटेशन होना चाहिए यहाँ जुड़ने के लिए, ठीक है। पूरे स्टूडेंट के लिए, जितने भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, सबको हम इसका बेनिफिट देना चाहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे बारे में पहले भी जानते होंगे, हम जो है हमारा कोचिंग सेंटर जो था वो अभी हाल फिलहाल में ऑफलाइन क्लासेस सभी बंद है। इस वजह से हम जो है आपको जो है पूरी तरह से यहाँ पे सुविधा देने के लिए यूट्यूब में हम आए हैं, और लगातार हम आपको बहुत सारे क्लासेस दे चुके हैं, ठीक है। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ बच्चे जो है हमारे पास आउट करके MSc BSc तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आप जो है अगर पहली बार देख रहे हैं हमें, तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, और हर एक क्वेश्चन, हर ये चैप्टर 10 मैं वीडियो आपको दे दूंगा, या 10 चैप्टर 10 यूनिट के भी चैप्टर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। आप देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप सीरियसली यहाँ पे मेहनत करेंगे। मैं आपको यही इसी क्लास में लाइव आपको याद करके जो फॉर्मूले वगैरह वो दे दूंगा। जैसे यहाँ पे आज मैंने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताया, और शायद वो याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा अध्याय नंबर 6 का। फिर अध्याय 7 में चलेंगे। अध्याय 6 और 7 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ पे कार्तीय पद्धति, या जो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बात करते हैं, वही अध्याय नंबर 7 में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, और जो है अगर आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं किया तो तैयारी कीजिए, ठीक है। वीडियो में अगर आप पहली बार आए, हमारे चैनल में पहली बार आए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हो सकता है मैं पार्ट वाइज बोला था, तो पार्ट वाइज जो है आपको वीडियो दूंगा। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं जो है आपको पूरा उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, जो आपके एग्जाम में एज इट इज आने वाले हैं। तो बिल्कुल घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। प्रिपरेशन लीव आपके स्कूल में मिल ही चुका होगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो है हमारे यहाँ पे देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी जुड़ सकते हैं हमसे, डायरेक्ट जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट होता है पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो भी आप जो है क्वेरी यहाँ पे अपना जो है डाउट्स का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों के लिए जबरदस्त यहाँ पे हम जो है क्लासेस लेकर के आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो है इसके कॉन्सेप्ट के साथ, और पहले तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा करा दूंगा, उसके बाद जो है नए कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 7 में हम जो है प्रवेश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।